नमस्कार दोस्तों। हम सीरीज कर रहे हैं एनर्जिक डिजीज की। आज ये बारी है एनर्जिक राइनाइटिस की। एक हवा में जो एंटीजन होते हैं वो उसके वजह से ये काम शुरू होता है। वो उसमें आईजीई एंटीबॉडीज एलर्जिन जब आता है, पुरान हो या कोई भी फॉरेन मटेरियल हो, वो आईजी एंटीबॉडीज उसके साथ अटैच होती है तो वो मास्ट सेल वो भी सेल को स्टिमुलेट करती है। तो साइटोकाइन बहुत से रिलीज होते हैं जिनमें हिस्टामिन भी होती है और सब्सटेंस पी होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होती है, बहुत से होते हैं। तो उनसे इमीडिएट रिएक्शन होता है, तो जैसे जैसे स्नीजिंग वगैरह शुरू हो जाती है। तो कुछ लेट रिएक्शन होते हैं 6 से 12 आवर के होने के बाद। फिर वो इन्फ्लेमेशन होती है, तो जिससे नेजल डिस्ट्रक्शन, इची आईज, इची नोज, इची पैलेट, नाक में पानी वगना और अटैक से होने स्नीजिंग के बार बार छींकें आनी और पानी का नाक से पानी का पाना, नाक का बंद हो जाना, तो आंखों में खाज होना, नाक में खाज होना और मुंह में खाज होना, तो पीछे को पानी का गिरना, खांसी आना, तो इरिटेबिलिटी हो जाना और फटीग और थकावट रहना, वो ऐसे हो जाता है, उसकी सिम्टम होते हैं। तो काफ़ी परेशानी होती है। तो ये कारण बनता है एंजाइटी, दिमागी परेशानी का। डिप्रेशन भी हो सकती है, तो सेक्स करने में दिक्कत आती है, तो काम की क्षमता भी कम कम हो जाती है। तो ये तो होते हैं सिम्टम। तो इसके सिम्टम की पैटर्न होता है। कई बार ये इंटरमिटेंट होती है, कभी आता है कभी जाता है। तो एक हफ्ते में 4 दिन से कम हो तकलीफ हो तो तब इंटरमिटेंट बोलते हैं। परसिस्टेंट यदि हफ्ते में 4 दिन से ज़्यादा रहती हो तब इसको परसिस्टेंट बोलते हैं। तो कम डिवाइड करते हैं माइल्ड और मॉडरेट सीवियर में। और सीजनल, जो पोलन का सीजन होता है, जैसे ट्रीज, ग्रास या वीकेंड बीड्स, वो अलग अलग सीजन में होती है। तो दूसरी होती है पेरिनियल, जो सदाबहार रहती है, जैसे डस्ट बार से एलर्जी हो, कॉकरोचेस की ड्रॉपिंग से एलर्जी हो, और उली की स्पोर्स वगैरह गिरते हों, जो एनिमल रखे हो, कैट और डॉग या और एनिमल, उसकी डेंटर कहते हैं, उनसे हो जाती है। और कई बार ये नॉन एलर्जिक होती है, तो इसमें एलर्जी का कोई रोल नहीं होता। तो इसके कारण होते हैं, बहुत से रिस्क होते हैं। रिस्क होते हैं ये एलर्जिक स्पेसिफिक आईजीई का होना, फैमिली हिस्ट्री एलर्जिक डिजीज की हो, उससे भी हो, ऐसे एस्मा की हिस्ट्री हो या एलर्जिक राइनाइटिस की हिस्ट्री हो। तो और मेल सेक्स भी एक रिस्क है। को बथ जन्म हो पोलन के सीजन में, महीनों में जन्म हो, फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड हो, एक्सपोजर रिस्क, स्मोकिंग का एक्सपोज हुआ हो बच्चे को फर्स्ट पहले साल में, जन्म के पहले 5 साल में एक्सपोजर हो, डस्ट बाइट को, जहाँ उंगली को एक्सपोजर हो, आईजीई के लेवल का 100 से ज़्यादा हो 6 साल से पहले, वो भी रिस्क है। तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बचपन में ज़्यादा हो, तो टॉन्सिलेक्टमी हो,
यदि घर के पास हैवी ट्रैफिक ज़्यादा ट्रैफिक हो तो यदि घर वाले जो ड्रिंक्स हैं जिनमें प्रिजर्वेटिव या कलरेशन कलर डाला हो उनका कंजप्शन ज़्यादा करते हो, या यदि घर हो वुडी एरिया के जंगल जैसे जहाँ घर के एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो, जहाँ को फैक्ट्री वगैरह हो जो एयर पोल्यूट करती हो, जहाँ माइन के साथ पास में घर हो, ये सभी रिस्क फैक्टर हैं होने के लिए। तो कई बार ये इसके साथ में कंजक्टिवाइटिस आँखों में भी हो जाती है, उससे दोनों आँखें में खाज होने लगती है, तो आँखें लाल हो जाती हैं, तो पानी बगने लगता है, ये साथ होती हैं। तो ये कभी बाद में स्नोरिंग भी पैदा करती है, डॉक्टर स्लीप एपनिया भी हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत भी आ सकती है। बच्चों क्लिकिंग साउंड करते हैं, वो पैर में खाज होती है तो हाथ से तो कुछ कर नहीं सकते, तो जो जीव को उस ऊपर ले जाते हैं, ऐसे साउंड आती है उसकी, तो काफ़ी रहने लगती है खांसी भी, और पूछना रिलेटिव भी होता है। तो ये तो हो गया इसके सिम्टम। पेशेंट जो अस्थमा के हैं उनमें एलर्जिक राइनाइटिस साथ में होती है, वो एटोपिक डर्मेटाइटिस भी चमड़ी की बीमारी होती है जिससे रैश रहने लगता है, खाज बहुत ज़्यादा होती है, फेस पे होती है, सिर में हो जाती है, तो पेट में और बैक में और कूनी के दूसरी तरफ कुबिटल एरिया है उसमें, और गोडे के पीछे ज़्यादातर होती है। तो आदि ज़्यादा उम्र में वालों के की उम्र थिक हो जाती है, लाकनी फाइल हो जाती है, सख्त हो जाती है, स्केल आ जाते हैं, वो खाज करने के निशान वगैरह पड़ जाते हैं। तो सिंड्रोम होते हैं जैसे फल फ्रूट वगैरह खाने से, जिनमें पोष वगैरह साथ हों तो उनसे भी ये हो जाती है, जिससे इसी माउथ और थ्रोट हो सकता है। कई बार इससे माइग्रेन की दर्द भी हो जाती है। तो ओटाइटिस मीडिया कान में दर्द होने हो सकती है, तो उसको डायग्नोज कैसे करते हैं? तो क्लिनिकल सिम्टम जैसे स्नीजिंग वगैरह हो, उसी आती हो, पानी नाक से पानी जाता हो, तो और नाक में खाज होती हो, तो नाक बंद रहता हो, तो सूजन वगैरह पाई जाती है, तो आंखों के नीचे लाइनें वगैरह हो जाती हैं, काला पना आ जाता है। तो बच्चों को आदत होती है यदि खाज हो वो ऐसे करते हैं, उससे जहाँ पर लाइन पैदा हो जाती है उसको बोलते हैं एलर्जिक सल्यूट। तो एलर्जिक फेस भी होता है, उसकी पिक्चर मैंने डाली है अभी नीचे। तो उससे मौत ऊपर खुला रखते हैं, तो उनके नाक से सांस नहीं आता तो मुंह से सांस लेते हैं, तो उसमें डेंटल दांतों का इम्बैलेंस मिसमैच हो जाता है उसमें, तो वो भी इसकी वजह से होता है। तो एलर्जिक सल्यूट, एलर्जिक फेसेस, तो वो यहाँ में पाते हैं। तो इंटरनली ज़्यादा देखेंगे आपको ये नाक में, तो ब्लू
और पीलापन टर्बिनेट्स के में पाया जाता है। तो क्लियर डिस्चार्ज होगा, पानी बहेगा, नाक एक दोनों तरफ की नाक को बंद होगी, तो टाम्पैनिक मेम्ब्रेन को चेक करेंगे वो रिट्रैक्शन हुई होगी। तो इलाज जो है में सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है तो एक्सपोजर कम करना है अपने एनर्जन को। जब एक्सपोजर ही कम होगा तो तब होगी ही नहीं, पर पूरा सांस तो लेनी है तो कुछ ना कुछ तो एक्सपोजर रहेगा, पर उसको कम करना है तो वो बढ़िया रहता है। जैसे आप कि पुराने कपड़े हैं उनको डिस्कार्ड कर दें, जहाँ डोनेट कर दें, वो रिस्क होता है मोल्ड का, तो काफ़ी एलर्जी पैदा होते हैं उससे, तो वो नहीं रखना चाहिए घर में। कोई विजिबल को दिखाई देती हो मोल्ड, जैसे बाथरूम में या एयर कंडीशन जहाँ पर हो, वो रंग बदल जाता है, पीला सा काला रंग हो दिखाई दे, तो वो आपने ब्लीच लेकर उसको साफ कर देना है। वो सोल्यूशन कैसे बनाना है, 30 ml ब्लीच लेनी है, तो उसको 1 लीटर पानी में घोल लेना है, तो वो सोल्यूशन बन जाएगा आपका। तो उससे आपने जहाँ पर मोल हो उनको उसको साफ कर देना है। तो जो फिल्टर हैं एयर फिल्टर वो एक्सपेंसिव होते हैं, तो उनका कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता। तो वैक्यूम क्लीनर हैं जो बर्तने हैं आपने उसको, उसमें आपने हैपा फिल्टर, हाई एफिशिएंसी फिल्टर बर्तने को बैग उसका डबल थिकनेस वाला बैग हो, तो वो फिल्टर बर्तने हैं। तो आम फिल्टर का, आम वैक्यूम क्लीन करने का फायदा नहीं होता। तो वैक्यूम आपने हफ्ते में 1 बार करना है। तो घर की विंडोज हैं वो भी क्लोज रखें। तो कार में सफ़र करते हो तो आपने विंडो को बंद करके रखना है, तो सेम एयर सर्कुलेट करते रहें, उसका बटन दबा देना है, तो एयर कंडीशन वगैरह लगा लेनी है, कोई फ्रेश एयर अंदर आ सके तो फिल्टर होकर आएगी। तो जब घर से बाहर से घर वापस आते हैं तो पहले आपने नाक में स्प्रे कर लेना है उसको, जो भी एलर्जन मार से सांस में अंदर आते हैं नाक में रहते हैं, तो वो नाक साफ कर लेना है घर में आते ही। तो यदि आप बाहर हाई एफिशिएंसी मास्क पहने तो वो ठीक रहती है। तो उसका इलाज सबसे पहले जो स्टीरॉयड इनहेलर मिल जाते हैं, ओवर द काउंटर भी मिल जाते हैं, या डॉक्टर से लगा लें वो भी ठीक रहता है। तो फ्लुटिकासोन नेजल स्प्रे है या बेक्लोमेथासोन नेजल स्प्रे है, वो उसकी बातों का नहीं है, ये उससे आराम नहीं आता। तो एजलास्टीन 137 माइक्रोग्राम प्लस फ्लुटिकासोन 50 माइक्रोग्राम और नेजल स्प्रे मिल जाता है, वो कम्बिनेशन होता है, वो ठीक रहता है। जहाँ 10 मिलीग्राम या नॉर्टेरिन 5 मिलीग्राम ले लेनी है रात में। सेलिन सोल्यूशन का यूज करना है, 10 मिनट के बाद वो स्प्रे बरतने हैं। तो लेप्टेडीन प्लस ओमेटासोन का स्प्रे जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा वो काफ़ी ठीक रहता है। तो आपने एंटीहिस्टामिन सेकंड लाइन बरतना है जो नॉन स्टेरॉइड होते हैं, तो वो सुबह 1 गोली ले लेनी है, सिटाजीन ले लेनी है या फ्लेक्सपेनाडीन या नोबेटाडीन या मिलास्टीन, ये कोई भी इनमें से 1 गोली रोज ले लेनी है। यदि फिर भी आराम नहीं आता तो 30 मिनट पहले यदि इंटरमीडिएट हो तो एक्सपोज होने बाहर जाने से पहले क्रोमोलिन नेजल स्प्रे मिल जाता है, वो बरत लेना है। जाके किसी के घर जाना हो जिन्होंने एनिमल डॉग वगैरह या कैट वगैरह रखे हों तो 30 मिनट पहले वो लेना है, उससे फायदा रहेगा।
तो मोटे लोग गोश्त भी बच सकते हैं, लेकिन वो यदि साथ में एस्मा हो तब वो उसका प्रयोग करना है। तो सीवियर सिम्टम हो तभी इतना कुछ करने के बाद भी आराम नहीं आता, तो आखिर में आपने प्रेडनिजोन 10 मिलीग्राम की 4 गोलियाँ ले लेनी है 2 या 3 दिन के लिए। 4 गोलियाँ एक साथ ही लेनी है, खाना खाने के बाद सुबह पानी के साथ। वो 2 दिन ले लें, 2 दिन में आनी है तो 3 दिन ले लें, तो तब उसको आपने रोज 10 मिलीग्राम कम कर जाना है। तो 5 दिन या 7 दिन में 5-6 दिन में बंद कर दें, तो उससे आपको नुकसान नहीं होगा। तो यदि एलर्जिक राइनाइटिस के साथ कंजक्टिवाइटिस भी हो, आँखों में भी चली जाए, तो उसमें आपने ऐड कर देनी है आई ड्रॉप्स। लेप्टोडीन आई ड्रॉप्स के ऐड करती हैं, जहाँ एजलेस्टीन, एविनेस्टीन, डेपोनेस्टीन, एमिनेस्टीन कोई भी आई ड्रॉप हो ऐसे वो साथ में ऐड कर देने हैं। तो वो सुबह को एक बार डाल लेने हैं या शाम को फिर डाल लें यदि तकलीफ जारी है। तो ये सभी चीज़ें नहीं काम करती, तब अपने ओमेलिजुमैब इंजेक्शन होते हैं, वो IgE लेवल टेस्ट करके एलर्जी के टेस्ट करने को अपने लेवल करने देना है पेशेंट को वो स्कैन प्रिक टेस्टिंग कर लेंगे कौन सी एलर्जी है। तो यदि ओमेलिजुमैब का फायदा होता हो, IgE लेवल ज़्यादा हो, तो उसमें फिर आप इंजेक्शन लगा सकते हैं महीने में एक बार, तो उससे फायदा होगा। तो राज्य के को रेफर कर देना है, तो वो सबक्यूटेनियस एलर्जन थेरेपी यदि आपको फायदा हो, आप कैंडिडेट हो उसके, तो कर सकता है। तो उसका काम है एलर्जिस्ट का, तो वो 4 से 5 साल करनी पड़ती है, तो उससे फायदा होता है। देख सकती है इंजेक्शन करने पड़ते हैं हफ्ते में कई बार 2-3 बार, पहले फिर कम हो जाते हैं, फिर महीने के बाद, फिर 2 महीने के बाद, कई बार 3 महीने में कर देते हैं। तो वो 4-5 साल लगातार ट्रीटमेंट इंजेक्शन करने पड़ते हैं, उससे फायदा ये हो जाता है। तो इंटेंसिटी जो है वो कम होगी, और यदि आपको एलर्जिक राइनाइटिस है तो आपने अस्थमा होने रोकना है, तो उसमें सहायता मिलेगी। तो ये तो हो गया आपकी एलर्जिक राइनाइटिस की। तो बात करेंगे अस्थमा की और फूड एलर्जी की। तो इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त करते हैं। तो आपने सभी से शेयर कराना है, तो अगर सभी का ज्ञान बढ़ सके। तो आम प्रॉब्लम है, तो जो रोज की घर में किसी न किसी को होगी। डस्ट माइट होती है, वो जरासीम होते हैं, वो दिखाई नहीं देते आँख को। घर में यदि कारपेट हो तो उसमें घुसे रहते हैं, पुराने सोफे सेट हो उसमें घुसे रहते हैं। तो जो चादर हैं जिसमें आप सोते हैं वो हफ्ते में गर्म पानी से धोनी चाहिए, और ड्राई आप हाई पर ज़्यादा गर्म ड्राई क्लीन टेम्परेचर ज़्यादा में आपने ड्राई करना है, तब वो ख़त्म हो जाएंगे। हफ्ते में एक बार कारपेट क्लीन करें, तो हाई एफिशिएंसी HEPA फिल्टर के साथ। तो घर में जितना भी रेस वगैरह है वो कम कर दें, तो ब्लाइंड वगैरह ठीक रहती हैं। तो हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर 50 से कम रखनी है। ह्यूमिडिफायर यूज नहीं करना है, उससे डस्ट में बढ़ जाती है। जो स्ट्रैप्ड टॉयज हैं उसकी बात तो नहीं करनी है, बच्चों को नहीं देने हैं। जैसे स्टफ्ड एनिमल हो
स्टफ्ड टेडी बेयर हो, वो बच्चे के लिए ठीक नहीं होते। तो कैट या डॉग एलर्जन हो वो घर से हटा लेने चाहिए। तो कैट को घर से हटाने से भी के बाद भी कई हफ्ते लग जाते हैं एलर्जन खत्म होने के लिए। तो वैक्यूम हफ्ते में एक बार करना चाहिए। तो ये तो थी कि क्या आप क्या कर सकते हैं। तो वैक्यूम रेगुलरली करें। तो ओल्ड क्लोथ को घर में ना रहने दें, उनको चाहे फेंक दें या डोनेट कर दें तो अच्छा रहता है। और कॉकरोच को घर से स्प्रे करके ख़त्म कर दें और उनको साफ कर दें। तो आपको बता दिया ब्लीच का सोल्यूशन कैसे बनाना है। तो जिससे मोड़ ख़त्म हो जाए। तो 30 cc ब्लीच लेनी है, तो 1 लीटर पानी लेना है, तो वो सोल्यूशन बन जाएगा आपके। तो उससे आपकी मोड़ जहाँ पर भी दिखाई दे तो उसको साफ कर देना है। तो इलाज वो बता दिया। तो इलेक्ट्रिक का साउंड स्प्रे आता है, वो ओवर द काउंटर भी मिल सकता है, तो उससे इलाज शुरू करें। तो यदि उससे नहीं होता तो इलेक्ट्रिक का साउंड एजलेस्ट्रीन कॉम्बिनेशन आता है, उसका बर्तन करें, वो भी ओवर द काउंटर मिल जाता है, या डॉक्टर से दिखा लें। तो यदि फिर भी बात नहीं बनती तो फिर हिस्टामिन सेकंड जनरेशन नॉन स्टेरॉइडिंग होते हैं वो लेनी है। वो सिटाजिन ले लें, या रेक्सोपेनाडिन ले लें, या रोपेटाडिन, या मोलास्टिन, वो कोई भी ले लें, या नाटाडिन ले लें। यदि तभी बात नहीं बनती, या क्रोमनो नए स्प्रे आता है, वो अपने बाहर जाने से पहले आधा घंटा छिड़काव कराना है, स्प्रे कराना है। तो उससे भी बात नहीं बनती। तो जब आपने नेजर स्प्रे करने हैं स्टीरॉयड का, तो पहले आपने सेरिन का स्प्रे कराना है। तो उसे उसके 10 मिनट के बाद ये स्टीरॉयड का जब स्प्रे होगा वो ज़्यादा असर होगा उसका। तो यदि साथ में आँखों में भी हो एलर्जी, तब आपको रैप्टिडीन ड्रॉप्स होते हैं, उसकी बरतों करनी चाहिए। यदि फिर भी बात नहीं बनती तो आपको इंजेक्शन आते हैं, एमेलीजूमैब, वो IgE की थेरेपी होती है। तो वो काफ़ी महंगे भी होते हैं, वो डॉक्टर से लिखाने पड़ेंगे। तो वो हफ्ते में महीने में एक बार सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाना होता है। तो यदि IgE का लेवल चेक करना पड़ेगा, तो उसके बार्स के मुताबिक और IgE के लेवल के मुताबिक उसकी डोज कैलकुलेट करनी होती है। तो यदि फिर भी बात नहीं मानती तब आपने रेफर कर देना है पेशेंट को एलर्जिस्ट के पास। वो एलर्जी टेस्ट कर लेगा और स्किन टेस्ट प्रेफर करते हैं। तो वो एलर्जन की सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होते हैं ना, एलर्जी जो भी एलर्जी हो उसके हिसाब से बनाने पड़ते हैं। एलर्जी से ऑर्डर कर देगा तो वो 4 से 5 साल इंजेक्शन लगाना पड़ेंगे, जिससे जो अस्थमा एलर्जी का अस्थमा वो नहीं हो। एलर्जी की वजह से नहीं होती, नॉन एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं इसको। उसमें से यदि आपने स्किन टेस्ट करवाए हैं और नेगेटिव आए हैं, जो IgE नॉर्मल आई है, तो तब जो नॉन एलर्जिक राइनाइटिस होगी। तो ये जैसे मेजो मोटर राइनाइटिस होती है, कोल्ड केस होने से, या ज़्यादा हीट होने से, या कोई चीज़ स्मेल करने से हो जाती हैं, तो उसको नॉन एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। या कई बार दवाइयाँ होती हैं वो उनसे भी हो सकती है, जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, या नामर्दी के लिए इंजेक्शन होते हैं, वायग्रा जैसे
जहाँ उसके जैसी दवाइयाँ हैं, जहाँ अल्फा ब्लॉकर हैं जो पेशाब की रुकावट करने से, जहाँ ब्लड प्रेशर के लिए बढ़ते हैं, जहाँ बीटा ब्लॉकर हैं प्रोपेनोल, मेटोप्रोल, वैसी दवाइयाँ उनसे भी ये हो सकती है। जहाँ एस इनहिबिटर हैं जैसे लाइसिनोप्रिल, कैप्टोप्रिल, जब कोई भी प्रिल हो वो भी वजह हो सकते हैं। यदि दर्द की दवाई बरतते हैं, आइबुप्रोफेन, अलीव, डाइक्लोफेन या मोबिलॉन, उनसे भी ये हो सकती है। या साइकेट्रिक मेडिसिन है, या क्लोप्रोमाजीन या नार्जेक्टल, फेनोफेनाजीन, क्लोफेनामीजीन या ब्राजोलैम, एमिट्रिप्टिलिन, जहाँ एमिनो सप्रेशन ड्रग्स हैं जो कैंसर के लिए बढ़ते हैं, साइक्लोस्पोरिन, माइक्रोफेनोलाइड, फेनोलिक एसिड, उनसे भी हो सकती है। तो एक ट्रोफिक रनाइटिस होती है। तो यदि आपने वो आम होते ओल्ड एज में होती है जिन लोगों ने बार बार सर्जरी कराई हो नाक की, तो उसकी निशानी क्या होती है? लोग नाक से काफ़ी बैडी खुशबू आती है, मुश्क आता है, तो वो बैक्टीरिया होता है, वो घर कर जाता है। उसका नाम होता है क्लाइब्सिला उजैन, OZAENAE, क्लाइब्सिला उजैन। वो खतरनाक स्मेल पैदा करता है। तो दो कंडीशन होती हैं, ग्रैंडोम ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं, उनसे भी ऐसी रनाइटिस हो सकती है। वो होती हैं ग्रैंडोमेटिस पोलोएंजाइटिस, उससे आपको रनाइटिस रहेगी तो नाक में भी चली जाएगी, तो गुर्दों में भी फिर भी असर होगा। तो उसको ग्रैंडोमेटिस पोलोएंजाइटिस बोलते हैं, चर्क स्ट्रास सिंड्रोम भी बोलते हैं, उसका पुराना नाम है चर्क स्ट्रास सिंड्रोम। तो लैप्सिंग पॉलीकॉन्ड्राइटिस, जिसमें नोज की शक्ल खराब हो जाती है, जैसे कार्टिलेज है नोज की, वो उसमें खराबी आ जाती है, सभी कार्टिलेज में खराब नुक्स पड़ जाता है, उसको होते हैं लैप्सिंग। नमस्कार दोस्त। Oh, that's nice, isn't it? Is she cute?